हेलो दोस्तों। आज मैं द ग्रेट रूलर सीजन 2 एपिसोड 88 की न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टारगेट है, लाइक एंड सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट कर देना। पहाड़ की सबसे ऊंची पीक पर खड़ा मूचिन दूर तक साफ दिख रहे होराइजन को देख रहा था। अभी कुछ देर पहले तक जहां डेडली बैटल का माहौल था, वही जगह अब शांत नजर आ रही थी। लेकिन असली तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही मूचेन ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी नज़र मिरियड फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी की खूबसूरत लड़कियों के ग्रुप पर पड़ी। 3 अलग टीम्स एक साथ खड़ी थी और उनकी हंसी पूरे माउंटेन को जिंदा बना रही थी। उनकी ब्यूटी और एलिगेंस देखकर श्वांग और उसके साथी बार बार उनकी तरफ देखने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे थे। लेकिन मूचैन का ध्यान किसी और चीज पर था, क्योंकि उसे पता था कि इस पीसफुल सीन के पीछे भी कई हिडन डेंजर्स छुपे हुए हैं। तभी एक चार्मिंग और कॉन्फिडेंट लड़की धीरे धीरे मूचैन की तरफ बढ़ी। ये थी टैंगमियर। उसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में सरप्राइज साफ दिख रहा था। उसने हंसी के साथ कहा कि सिर्फ 2 महीनों के अंदर मूचेन इतना पावरफुल बन जाएगा, उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी, तब मूचेन सिर्फ हेवनली कंप्लीशन स्टेज के लेट फेज में था, लेकिन आज वो स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर को क्रॉस करके इतनी डेंजरस स्ट्रेंथ हासिल कर चुका था कि फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर एक्सपर्ट्स भी उससे सीधा फाइट करने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाएं। इतनी फास्ट ग्रोथ किसी नॉर्मल जीनियस के बस की बात नहीं थी। टैंगमियर की बात सुनकर वेन किंग्सवान भी सरप्राइज हो गई। उसने हैरानी से पूछा कि क्या दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि टैंगमियर ने कभी एकेडमी में इस बारे में मेंशन ही नहीं किया था। लेकिन अगला सवाल और भी शॉकिंग था। वेन किंग्सवान ने सीधा मूचेन की तरफ देखते हुए पूछा कि कहीं उसने टैंगमियर और उसकी टीम को बुली तो नहीं किया था। ये सुनकर मूचेन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने वेन किंग्सवान को घूर कर देखा। लेकिन क्वीन जैसी प्राउड वेन किंग्सवान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी चिन और भी ऊपर कर ली, जैसे पूरी दुनिया उसके सामने झुकनी चाहिए। टैंगमियर ने हल्का सा हंसकर एटमॉस्फेयर को और इंटरेस्टिंग बना दिया। उसने मजाक में कहा कि लो ली के होते हुए मूचेन में इतनी हिम्मत कभी नहीं होगी कि वो किसी और लड़की को तंग करे। ये सुनकर लोली सिर्फ हल्की सी स्माइल करती है और उसकी क्रिस्टल जैसी आंखें धीरे से मूचेन की तरफ मुड़ जाती हैं। बस इतना ही काफी था मूचेन को ऑकवर्ड फील करवाने के लिए। जो लड़का श्वांग के स्पिरिचुअल अरे को तोड़ चुका था, जिसने मोशयू और मल्टी एकेडमी अलायंस जैसे डेंजरस एनिमीज का सामना किया था, वही मूचेन अब सिर्फ 3 लड़कियों के सामने कंप्लीटली हेल्पलेस नजर आ रहा था। उसके लिए बैटलफील्ड की डेडली फाइट भी शायद इस सिचुएशन से ज्यादा ईजी थी। मूचेन का एम्बैरेस्ड फेस देखकर तीनों लड़कियां जोर से हंसने लगती हैं, लेकिन टैंगमियर यही नहीं रुकती। वो धीरे से मूचेन के पास आकर उसके कान के पास टीजिंग वॉइस में कहती है कि मूचेन का चार्म काफी डेंजरस है और उसका टेस्ट भी काफी अच्छा है। शायद उसका दिल मिरियड फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी की सबसे प्राउड और सबसे ब्यूटीफुल फीनिक्स वेन किंग्सवान पर आ गया है। लेकिन उसके बाद वो खुद ही वार्निंग भी दे देती है कि वेन किंग्सवान बहुत ज्यादा एरोगेंट है और उसे इंप्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। टैंगमियर की इतनी डायरेक्ट टीजिंग सुनकर मूचेन के पास बोलने के लिए वर्ड्स ही नहीं बचते। वो सिर्फ ऑकवर्ड स्माइल के साथ एक्सप्लेन करता है कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है और टैंगमियर अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। लेकिन मूचेन के दिल में एक और सीक्रेट चल रहा था। उसे अच्छी तरह पता था कि वेन किंग्सवान को उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसकी क्यूरियोसिटी तो लो ली को लेकर ज्यादा थी। इसलिए एक तरह से मूचेन को वेन किंग्सवान से भी थोड़ा अलर्ट रहना पड़ रहा था। लेकिन टैंगमियर एक और बॉम्ब गिरा देती है। वो हंसी के साथ कहती है कि उसे अपनी छोटी जूनियर कियानर पर बहुत तरस आता है। अकेडमी के अंदर वो पूरा दिन सिर्फ एक स्पेशल इंसान के बारे में सोचती रहती है, लेकिन जिस इंसान को वो याद करती है, वो खुद ब्यूटीफुल गर्ल्स के बीच घिरा हुआ बहुत खुश नजर आ रहा है। ये सुनकर मूचेन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। उसे लगता है जैसे उस पर किसी ट्रेटर का टैग लगा दिया गया हो। वो समझ जाता है कि जितनी भी एक्सप्लेनेशन दे सिचुएशन और उलझ जाएगी। इसी बीच वेन किंग्सवान और लोली सीरियस एक्सप्रेशन के साथ मूचेन के पास आ जाती हैं। वेन किंग्सवान सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आती है और पूछती है कि अब मूचेन का नेक्स्ट प्लान क्या है। ये सवाल मजाक नहीं था, क्योंकि ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट अब अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुका था। अब हर बैटल पहले से कई गुना ज्यादा डेंजरस होने वाली थी। हंड्रेड्स ऑफ पावरफुल ग्रुप्स में से सिर्फ 8 टीम्स को ही फाइनल बैटल का टिकट मिलने वाला था और उन 8 पोजीशंस के लिए हर एक्सपर्ट अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। अब सिर्फ टैलेंट काफी नहीं था, स्ट्रैटेजी, अलायंस और टाइमिंग सब कुछ डिसाइड करने वाले थे। वेन किंग्सवान को अच्छी तरह याद था कि जीक्सवान ने पहले मोशयू और दूसरे एक्सपर्ट्स को मूचेन की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन उसके हिसाब से वो सिर्फ टेस्ट नहीं था, वो एक ओपन चैलेंज था। इसलिए उसने मूचेन से पूछा कि क्या अब वो सीधा जीक्सवान को टारगेट बनाने वाला है। साथ ही उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी दी। उसने कहा कि जीक्सवान बाहर से जितना काम दिखता है, अंदर से उतना ही डेंजरस मास्टरमाइंड है। उसके दिमाग में हमेशा हिडन स्कीम्स और कैलकुलेशंस चलती रहती हैं। अगर कोई उसके ट्रैप में एक बार फंस गया तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मूचेन ने ये बात सुनकर अपनी आईब्राउज सिकोड़ ली। उसके एक्सप्रेशन से साफ था कि वो जीक्सवान को कभी लाइटली नहीं लेता। तब वेन किंग्सवान ने और भी बड़ा सीक्रेट रिवील किया। उसने बताया कि टॉप 16 में मौजूद कई पावरफुल ग्रुप्स सीक्रेटली जीक्सवान के अलायंस का हिस्सा हैं। जो 3 ग्रुप्स पहले मूचेन के सामने आए थे, वो असल मेंबर्स नहीं थे। उन्होंने सिर्फ जीक्सवान का एक फेवर रिटर्न किया था और वेन
किंग्सवान के हिसाब से सबसे डेंजरस बात यह थी कि जीक्सवान कभी बिना रीज़न किसी की हेल्प करता ही नहीं। वो पहले ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां सामने वाला उसके डेट में आ जाए, उसके बाद सही वक्त आने पर वो उस फेवर को वेपन की तरह यूज़ करता है। इसका मतलब सीधा था, बैटलफील्ड में मूचेन सिर्फ जीक्सवान से नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े पूरे हिडन अलायंस से टकराने वाला था, और यही फाइनल फेज को पहले से कई गुना ज्यादा थ्रिलिंग और डेंजरस बनाने वाला था। अब मूचन को एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। जी स्वयान सिर्फ एक पावरफुल एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा मास्टरमाइंड था जो खुद बैटलफील्ड में उतरने से पहले अपनी एनिमीज को हर डायरेक्शन से घेर लेता था। वैंग शुआन की बात सुनते ही मूचन ने धीरे से सिर हिला दिया। उसके दिमाग में तुरंत मो श्यू और बाकी 2 कैप्टन्स का सीन घूम गया। अब उसे समझ आ गया था कि वो लोग असल टारगेट ही नहीं थे, वो सिर्फ जी स्वैन के चेस बोर्ड के ऑर्डिनरी पीसेस थे। अगर वो हार भी जाते तो जी स्वैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली गेम तो अभी शुरू हुई थी। मूचन ने बिना वक्त बर्बाद किए सीधा सवाल पूछ लिया, अगर जी स्वैन इतना बड़ा अलायंस बना चुका है तो उसके अंदर और कौन कौन शामिल है? ये सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं था, ये अगले वॉर की प्लानिंग थी। हर एनिमी का नाम जानना जरूरी था, क्योंकि फाइनल फेज में एक गलती भी पूरी टीम को बर्बाद कर सकती थी। वैंग शुआन ने बिना किसी हेजिटेशन के पहला नाम बताया, रैंक 10 पर बैठा लूतियान, हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का टॉप जीनियस। ये सिर्फ एक टैलेंटेड कल्टिवेटर नहीं था, उसकी टीम को शैटर्ड कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। वैंग शिवान ने मूचन की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या उसने बोन सेक्ट का नाम कभी सुना है? मूचन ने सीधा मना कर दिया, उसने इस मिस्टीरियस फोर्स के बारे में कभी नहीं सुना था। तब लोली ने काम वॉइस में एक्सप्लेनेशन दिया। उसने बताया कि एंशिएंट एरा में बोन सेक्ट शैटर्ड कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल रीजनल फोर्सेस में से एक थी। उनकी रेप्यूटेशन और फाउंडेशन डिवाइन वुड पैलेस से बिल्कुल कम नहीं थी। ये नाम सुनते ही मूचन के एक्सप्रेशन में सरप्राइज साफ नजर आया। हर बार उसे लगता था कि उसकी टीम को सबसे बड़ा इनहेरिटेंस मिला है, लेकिन अब पता चल रहा था कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर और भी कई टेरिफाइंग लेगेसीज छुपी हुई हैं। वैंग शुआन ने बात को आगे बढ़ाया और रिवील किया कि लूतियान की टीम को इसी बोन सेक्ट की कंप्लीट इनहेरिटेंस मिल चुकी है। मतलब सिर्फ उसकी पर्सनल स्ट्रेंथ ही डेंजरस नहीं थी, बल्कि उसके पास एंशिएंट सेक्ट की टेक्निक्स, रिसोर्सेज और हिडन ट्रम्प कार्ड्स भी मौजूद थे। ये इन्फॉर्मेशन सुनकर मूचन चुपचाप सब कुछ दिमाग में कैलकुलेट करने लगा। लेकिन अलायंस का दूसरा मेंबर और भी डेंजरस था। वैंग शुआन ने अगला नाम लिया वांग जियांग, मिरियड बीस्ट स्पिरिचुअल एकेडमी का रैंक 8 एक्सपर्ट। इस बार भी कहानी वही थी। वांग जियांग को डिमोनिक एलिगेटर पैलेस की इनहेरिटेंस मिली थी। एंशिएंट एरा में डिमोनिक एलिगेटर पैलेस एक रूथलेस फोर्स माना जाता था। उनकी कल्टिवेशन टेक्निक्स ब्रूटल थी और उनकी बैटल स्टाइल प्योर डिस्ट्रक्शन पर बेस्ड थी। इस इनहेरिटेंस ने वांग जियांग को पहले से कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग बना दिया था। अब मूचन को समझ आ रहा था कि जी स्वयं ने अपने आसपास ऑर्डिनरी फाइटर्स नहीं बल्कि इनहेरिटेड मॉन्स्टर्स को जमा किया है। मूचन ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा कि क्या लूतियान और वांग जियांग ऑफिशियली जी स्वयं के अलायंस का पार्ट है? वेंग शिवान ने सीधा सिर हिला दिया। उसने बताया कि दोनों ही टूर्नामेंट के सबसे फेमस एक्सपर्ट्स में गिने जाते हैं, लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी रिवील होनी बाकी थी। उसने कहा कि जी स्वयं के अलायंस में एक और ऐसा हैवी वेट है जिसका नाम सुनकर कोई भी कॉशियस हो जाएगा। ये सुनकर मूचन की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। लूतियान और वांग जियांग जैसे एक्सपर्ट्स के बाद भी अगर कोई उनसे बड़ा पावर हाउस अलायंस में है तो सिचुएशन एक्सपेक्टेड से कहीं ज्यादा डेंजरस थी। वेंग शुआन ने धीरे से उसका नाम लिया, लियू किंग-यून, एज़्योर हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस। सिर्फ इतना ही नहीं, वो विंड स्पिरिट क्लैन का भी टॉप प्रोडिजी था और कहा जाता था कि एज़्योर हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी ने स्पेशली विंड स्पिरिट क्लैन से उसे बोरो किया था ताकि टूर्नामेंट में अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ा सके। ये नाम सुनते ही मूचन के दिल में एक हल्का सा शौक दौड़ गया। उसने लियू किंग-यून के बारे में पहले भी कई रूमर सुने थे। हर कोई मानता था कि वो फाइनल 8 का पक्का कंटेंडर है। उसकी स्पीड, कल्टिवेशन और विंड एलिमेंट पर कंट्रोल ऑलमोस्ट परफेक्ट माना जाता था। अब मूचन के सामने पिक्चर पूरी तरह क्लियर थी। जी स्वयं अकेला नहीं था, उसके पीछे लूतियान, वांग जियांग और लियू किंग-यून जैसे टेरिफाइंग एक्सपर्ट्स खड़े थे। अगर ये सब एक साथ मूव करते तो पूरे टूर्नामेंट का बैलेंस ही बदल सकता था। ये अलायंस किसी भी ऑर्डिनरी टीम को कुछ ही पल में डिस्ट्रॉय कर सकता था। वेंग शुआन ने काम वॉइस में समझाया कि नॉर्मली ये सब अपने अपने बेनिफिट्स के लिए अलग काम करते हैं, लेकिन जब कोई कॉमन एनिमी सामने आता है तब ये सब बिना किसी हेजिटेशन के एक हो जाते हैं। और उसके हिसाब से सबसे बड़ा कॉमन एनिमी इस वक्त सिर्फ एक ही था, मूचन। ये सुनकर भी मूचन के चेहरे पर पैनिक नहीं आया। उसने सिर्फ हल्की सी स्माइल के साथ कहा कि जी स्वयं वाकई पहले से ज्यादा डेंजरस हो गया है। इतने सालों में उसने सिर्फ कल्टिवेशन ही इंप्रूव नहीं की, बल्कि अलायंस बनाना और लोगों को कंट्रोल करना भी सीख लिया था। वेंग शुआन ने सीधा एडवाइस दिया कि फिलहाल जी स्वयं से डायरेक्ट क्लैश करना बिल्कुल सही डिसीजन नहीं होगा। अगर मूचन बिना प्लानिंग के अटैक करेगा तो वो खुद एनिमी के ट्रैप में फंस जाएगा। जी स्वयं की स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी पर्सनल पावर नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका नेटवर्क था। मूचन ने इस एडवाइस को सीरियसली एक्सेप्ट किया। उसे भी पता था कि चाहे उसकी बैटल पावर कितनी भी स्ट्रांग हो, सिर्फ अपनी टीम के भरोसे इतने बड़े अलायंस को हराना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पहले स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी थी। तब वेंग शुआन ने एक बार फिर पूछा कि अब उसका एक्चुअल प्लान क्या है।
इस बार मूचन के लिप्स पर एक कॉन्फिडेंस स्माइल आ गई। उसने अपनी एकेडमी प्लैक निकाली और उस पर चमक रहे रैंकिंग पॉइंट्स को देखा। फिर उसने प्लैक पर हल्की सी उंगली टैप की और धीरे से बोला कि अगर जी स्वैन उसके खिलाफ इतनी बड़ी अलायंस बना सकता है तो वो यहाँ चुप बैठकर अपनी डेथ का वेट नहीं करेगा। वेंग शुआन ने क्यूरियस होकर पूछा कि फिर उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। मूचन की आंखों में एक ठंडी और डेंजरस लाइट चमक उठी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और कहा कि जब जी स्वैन के क्लॉज अभी भी रैंकिंग पॉइंट्स कलेक्ट करने में बिजी हैं तब वही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है और इसी वीकनेस पर वो अटैक करेगा। जी स्वैन तक सीधा पहुंचना मुश्किल है, लेकिन उसके क्लॉज तक पहुंचना बिल्कुल मुमकिन है। इसलिए पहला टारगेट जी स्वैन नहीं होगा, पहला टारगेट होंगे उसके सारे ट्रस्टेड फॉलोअर्स। मूचन ने कोल्ड वॉइस में अनाउंस किया कि वो एक एक करके जी स्वैन के हर क्लॉ को जड़ से उखाड़ देगा। जब तक जी स्वैन अकेला नहीं रह जाता तब तक ये मिशन रुकने वाला नहीं था। ये प्लान सुनकर वेंग शुआन की फीनिक्स जैसी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। उसने पहली बार मूचन को इस नजरिए से देखा। अब उसके सामने खड़ा यंग जीनियस पहले जैसा सिंपल लड़का नहीं लग रहा था। वो एक ऐसा शेर लग रहा था जो शिकार पर जंप करने से पहले बिल्कुल शांत होकर अपनी टाइमिंग का वेट करता है। मूचन ने स्माइल करते हुए वेंग शुआन से पूछा कि क्या वो कुछ एक्स्ट्रा रैंकिंग पॉइंट्स अर्न करने में इंटरेस्टेड है। वेंग शुआन ने तुरंत उसकी चाल समझ ली। उसने हल्का सा मुंह बनाया और कहा कि सीधा बोल दो कि तुम्हें एक फ्री फाइटर चाहिए, इतनी लंबी एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। मूचन सिर्फ मुस्कुरा दिया और बोला कि हर इंसान की अपनी नीड्स होती हैं। कुछ पल सोचने के बाद वेंग शुआन ने फाइनली अग्रीमेंट दे दिया। उसने कहा कि पिछली बार मूचन ने उसकी हेल्प की थी और अब वो उस फेवर को रिटर्न करेगी। वैसे भी उसे जी स्वैन बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर उसके प्लान्स को थोड़ा डैमेज पहुंचाया जा सके तो उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। ये जवाब सुनकर मूचन ने गहरी सांस ली और अपने शोल्डर स्ट्रेच किए। अब सब कुछ डिसाइड हो चुका था। जी स्वैन ने पहले अटैक किया था, अब जवाब देने की बारी मूचन की थी। ये सिर्फ रैंकिंग की फाइट नहीं थी, ये दो मास्टरमाइंड्स के बीच शुरू होने वाली स्ट्रैटेजी वॉर थी। मूचन ने दिल ही दिल में कसम खाई कि जी स्वैन ने जितनी मेहनत से अपने क्लॉज इकट्ठा किए हैं वो उन्हें एक एक करके तोड़ देगा। और इसी पल से ऑफिशियली शुरू हुआ एक नया मिशन, ऑपरेशन टूथ एक्सट्रैक्शन, जिसका असली मतलब था जी स्वैन के पूरे अलायंस को जड़ से उखाड़ देना। स्टोरी का सीन अचानक एक बिल्कुल नए बैटलफील्ड पर शिफ्ट होता है। इस बार सामने कोई माउंटेन या फॉरेस्ट नहीं, बल्कि एक एंडलेस रेड येलो डेजर्ट था। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ पीली रेत का समुंदर ही दिखाई देता था। लेकिन ये ऑर्डिनरी डेजर्ट बिल्कुल नहीं था। पूरा एरिया वायलेंट स्टॉर्म से हिल रहा था। हर डायरेक्शन से टेरिफाइंग सैंडस्टॉर्म्स उठ रहे थे, जो आसमान और जमीन दोनों को एक साथ निगलने की कोशिश कर रहे थे। उड़ती हुई रेत ने पूरे बैटलफील्ड को धुंध से भर दिया था। दूर खड़े एनिमीज को पहचानना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये सैंडस्टॉर्म्स नेचर की वजह से नहीं, बल्कि कल्टिवेटर्स के बीच चल रही टेरिफाइंग बैटल की वजह से पैदा हो रहे थे। यहाँ चल रही फाइट किसी ऑर्डिनरी क्लैश से कई लेवल ऊपर थी। 2 या 4 एक्सपर्ट्स नहीं, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ कल्टिवेटर्स एक साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर रहे थे। हर डायरेक्शन में डैज़लिंग स्पिरिचुअल लाइट चमक रही थी। हर अटैक के साथ हवा फट रही थी और आसमान गुंज उठता था। जैसे ही किसी एक्सपर्ट का पाम स्ट्राइक या स्पिरिचुअल टेक्निक जमीन पर गिरती, पूरा डेजर्ट जोर से कांप उठता। हर ब्लास्ट के बाद रेत के नीचे से जायंट क्रैक्स निकलते और स्पाइडर वेब की तरह पूरे बैटलफील्ड में फैल जाते। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा डेजर्ट किसी भी पल टूटकर बिखर जाएगा। बैटलफील्ड के बीच कुछ कल्टिवेटर्स अपनी जान बचाने के लिए लगातार पीछे हट रहे थे। हर तरफ से उन पर अटैक्स की बारिश हो रही थी। उनकी टोटल संख्या मुश्किल से 100 के आसपास थी, लेकिन जो एनिमी फोर्स उन्हें घेरे हुए थी वो उनसे कई गुना ज्यादा बड़ी थी। ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी, ये एक कंप्लीट एनसर्कलमेंट वॉर थी। एक पावरफुल अलायंस ने मिलकर एक छोटी फोर्स को चारों तरफ से लॉक कर दिया था। एस्केप का कोई रास्ता नहीं था। आज के सेंट्रल रीजन में ऐसे सीन्स कॉमन होते जा रहे थे। टूर्नामेंट अब फाइनल फेज में एंटर कर चुका था। अब हर ग्रुप को रैंकिंग पॉइंट्स की भूख लग चुकी थी। छोटी टीम सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही थी, जबकि बड़ी अलायंसेस वीक ग्रुप्स को घेरकर उनके पॉइंट्स लूट रही थीं। हर बैटल के पीछे सिर्फ एक ही टारगेट था, रैंकिंग बढ़ाना और फाइनल 8 में जगह बनाना। इस वक्त भी यही हो रहा था। नीचे जो 100 कल्टिवेटर्स अपनी जान लगाकर फाइट कर रहे थे, उनके रैंकिंग पॉइंट्स ही एनिमी का असली टारगेट थे। उनकी डिफीट का मतलब था उनके सारे पॉइंट्स सीधे एनिमी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना। इसी ग्रीड ने पूरे डेजर्ट को एक ब्लड सोक्ड बैटलफील्ड बना दिया था। ऊपर आसमान में एक और टेरिफाइंग सीन नजर आ रहा था। सैंडस्टॉर्म के बीच एक आदमी बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे आसपास चल रहा डिस्ट्रक्शन उसके लिए कोई मायने ही न रखता हो। उसने ग्रे वाइट रोब्स पहने हुए थे। उसका चेहरा पतला और एक्सप्रेशन बिल्कुल इमोशनलेस था। सबसे अजीब उसकी स्किन थी, जिसका रंग भी उसके कपड़ों की तरह ग्रे वाइट लग रहा था। वो अपने दोनों हाथ चेस्ट पर क्रॉस करके नीचे चल रही बैटल को बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इतने वायलेंट स्टॉर्म्स भी उसके कपड़ों को हिला नहीं पा रहे थे, जैसे उसके आसपास कोई इनविजिबल फोर्स फील्ड बना हुआ हो। सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही बाकी सब पर प्रेशर डालने के लिए काफ़ी थी। उसके पीछे और भी कई एक्सपर्ट्स हवा में खड़े थे। सबके चेहरों पर रिलैक्स्ड स्माइल थी। नीचे जो कल्टिवेटर्स अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें देखकर भी उनके एक्सप्रेशंस में कोई सिंपैथी नहीं थी। उनके लिए ये बैटल किसी एंटरटेनमेंट शो से कम नहीं थी, जैसे वो किसी गेम का रिजल्ट एंजॉय कर रहे हों। ये पूरा ग्रुप और कोई नहीं, हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की टेरिफाइंग टीम थी। और उनके सामने खड़ा वो इमोशनलेस कैप्टन था, लूथियान।
टूर्नामेंट रैंकिंग में नंबर 10 पर बैठा हुआ एक फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर एक्सपर्ट। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर कई टीम्स बिना फाइट किए ही पीछे हट जाती थीं। तभी उसके पीछे खड़ा एक यंग कल्टिवेटर स्माइल के साथ बोलता है कि कैप्टन, बस थोड़ी देर और। जैसे ही ये नीचे वाले ग्रुप्स खत्म होंगे, उनके रैंकिंग पॉइंट्स लेकर हम सीधे 9th रैंक पर पहुंच जाएंगे। लू तियान ने सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया। उसके लिए ये विक्ट्री कोई सेलिब्रेशन नहीं थी, ये सिर्फ कैलकुलेशन थी। उसने धीरे से पीछे खड़े अपने कंपेनियंस की तरफ देखा। वहां खड़े हर एक्सपर्ट के बॉडी से टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी, और सबसे डेंजरस बात, उन सब की कल्टिवेशन फर्स्ट ग्रेट स्पिरिट डिजास्टर रेल में थी। ये कोई ऑर्डिनरी टेम्पररी अलायंस नहीं था, ये पावरफुल एक्सपर्ट्स का केयरफुली सिलेक्टेड कोलैबोरेशन था। हर कैप्टन अपनी एकेडमी का स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस था, लेकिन इतने पावरफुल लोगों के बीच भी सिर्फ एक ही इंसान की कमांड चल रही थी, लू तियान। बाकी कैप्टन्स भी उसकी तरफ रिस्पेक्ट और फेयर के मिक्सचर के साथ देखते थे। तब लू तियान ने काम वॉइस में सबसे बात की। उसने कहा कि इस बैटल के बाद मिलने वाले मैक्सिमम रैंकिंग पॉइंट्स उसकी हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की टीम लेगी। बाकी जो बचेगा वो दूसरे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसने कैजुअली कहा कि सब लोग इस अरेंजमेंट को समझ लें, क्योंकि उसके लिए फाइनल 8 में एंटर करना सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। ये वर्ड सुनकर बाकी कैप्टन्स के चेहरों पर ऑकवर्ड स्माइल आ गई। दिल से कोई भी इस डील से खुश नहीं था। इस अलायंस में सबसे ज्यादा मैन पावर उन्होंने दी थी, सबसे ज्यादा इंजर्ड वॉरियर्स भी उनके ही थे। कई मेंबर्स इतनी बुरी तरह इंजर्ड हो चुके थे कि टूर्नामेंट के खत्म होने से पहले रिकवर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उन्होंने अपनी टीम का ब्लड और स्ट्रेंथ लगा दिया, लेकिन रिवॉर्ड का आधा हिस्सा सिर्फ लू तियान की टीम ले जा रही थी, और बाकी आधा सब में इक्वली डिवाइड होना था। ये बिल्कुल अनफेयर था। लेकिन फिर भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि लू तियान के सामने एक शब्द भी बोल सके। सब जानते थे, अगर किसी ने उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया तो अगला टारगेट वही बनेगा। जो हाल नीचे घिरे हुए ग्रुप्स का हो रहा था, कल वही हाल उनका भी हो सकता था। इसी फियर की वजह से सबने अपनी असली फीलिंग्स दिल के अंदर दबा दी। लू तियान ने उन कैप्टन्स के एक्सप्रेशंस देखे भी, लेकिन उसने उनकी डिससैटिस्फैक्शन को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। उसके लिए वीक लोगों की ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं थी। उसकी नज़र फिर से नीचे बैटलफील्ड पर चली गई। वहां अब भी कुछ स्टबर्न एक्सपर्ट्स पूरी जान लगाकर रेजिस्टेंस कर रहे थे। लू तियान ने एक पल उन्हें देखा, फिर बिल्कुल ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया, अब वक्त आ गया है। ज़ुया, जाकर उस आदमी को खत्म करो जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ऑर्डर मिलते ही लू तियान के पीछे खड़ा एक यंग एक्सपर्ट स्माइल करते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डेंजरस एक्साइटमेंट चमक रही थी। उसने रिस्पेक्टफुली सिर झुकाया और बिना एक सेकंड वेस्ट किए सीधा बैटलफील्ड की तरफ देखा। नीचे एक ग्रुप अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उनका लीडर फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर रेल्म का एक्सपर्ट था, और वही पूरी टीम को कोलैप्स होने से बचा रहा था। लेकिन अब उसके सामने आ रहा था ज़ुया, हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का टेरिफाइंग वॉरियर। और जैसे ही वो मूव करेगा, इस डेजर्ट की रेत सिर्फ हवा से नहीं बल्कि खून से भी लाल होने वाली थी। लेकिन किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी बैटलफील्ड की तरफ एक और शिकारी धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक ऐसा जीनियस जो सिर्फ एनिमीज को हराता नहीं था, बल्कि उनके पूरे अलायंस को जड़ से उखाड़ देता था। और उस शिकारी का नाम था मू चेन। रेड येलो डेजर्ट के बीच चल रही ये मैसिव बैटल अब अपने सबसे डेंजरस मोड पर पहुंच चुकी थी। हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का अलायंस पूरी तरह बैटलफील्ड को कंट्रोल कर रहा था। ऊपर आसमान में लू तियान बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे पूरी फाइट उसके लिए सिर्फ एक गेम हो। तभी उसने अपने ट्रस्टेड वॉरियर ज़ो या को एक छोटा सा ऑर्डर दिया। अगले ही पल ज़ो या हवा में एक कदम आगे बढ़ा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। लेकिन उसके उतरते ही पूरे बैटलफील्ड का प्रेशर और भी हैवी हो गया। उसकी बॉडी से निकलती स्पिरिचुअल एनर्जी रेत को हवा में उड़ा रही थी। हर कल्टिवेटर समझ गया था कि असली एग्जीक्यूशनर अब बैटलफील्ड में एंटर कर चुका है। नीचे घिरा हुआ ग्रुप भी इस टेरिफाइंग प्रेशर को तुरंत फील कर लेता है। सब मेंबर्स इंस्टिंक्टिवली एक दूसरे के पास आ जाते हैं। हर चेहरे पर टेंशन, फियर और हेल्पलेसनेस साफ नजर आ रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ज़ोया का सामना करे। ग्रुप के कुछ मेंबर्स घबराकर अपने कैप्टन की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि अब क्या करें। उनकी आवाज़ में डेस्परेशन इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था जैसे उन्होंने पहले ही अपनी हार मान ली हो। तब उनके कैप्टन का चेहरा सामने आता है, और ये कोई अननोन कैरेक्टर नहीं था, ये था लिंजो, डेजोलेशन स्पिरिचुअल एकेडमी का वही कैप्टन जिससे मू चेन टूर्नामेंट के शुरुआती फेज में मिला था। दोनों टीम्स ने डिवाइन वुड पैलेस के ब्रांच पैलेस का सीक्रेट मिलकर एक्सप्लोर किया था। ट्रेजर हंट के बाद दोनों अलग हो गए थे। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि सेंट्रल रीजन में दोबारा उनकी मुलाकात इतनी डेंजरस सिचुएशन में होगी। लेकिन इस वक्त लिंजो की कंडीशन पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसके कपड़े फट चुके थे, बॉडी इंजरीज से भरी हुई थी, और उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस की जगह सिर्फ फियर था। हालांकि वो भी फर्स्ट ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर रेल्म तक पहुंच चुका था, लेकिन वो खुद जानता था कि उसकी स्ट्रेंथ ज़ोया के सामने बहुत छोटी थी। उसकी ब्रेक थ्रू सिर्फ कुछ वक्त पहले हुई थी, जबकि ज़ोया की कल्टिवेशन ऑलमोस्ट सेकंड ग्रेड स्पिरिट डिजास्टर को टच कर रही थी। दोनों के बीच का गैप सिर्फ रेल्म का नहीं, बैटल एक्सपीरियंस और फाउंडेशन का भी था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ज़ोया अकेला नहीं था।
ऊपर आसमान में लू तियान और उसका पूरा अलायंस भी उन्हें गिद्धों की तरह देख रहा था। उनके लिए लिंजो और उसकी टीम सिर्फ रैंकिंग पॉइंट्स का एक पैकेट थी। जोया धीरे धीरे लिंजो के सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, सिर्फ एरोगेंस और कॉन्फिडेंस था। उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा कि अकेडमी प्लाक दे दो, हमें सिर्फ तुम्हारे रैंकिंग पॉइंट्स चाहिए। हम अननेसेसरी किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हमें फोर्स किया गया तो फिर हम किसी पर भी मर्सी नहीं दिखाएंगे। ये सुनकर लिंजो की मुट्ठी कस गई। उसने गुस्से में जवाब दिया कि ये रैंकिंग पॉइंट्स उन्होंने अपनी जान दाव पर लगाकर कलेक्ट किए हैं। अगर वो बिना फाइट किए सब कुछ दे देगा तो अपनी टीम को क्या जवाब देगा? ये उनकी मेहनत का रिजल्ट था। बस इतना सुनना था। जोया के चेहरे की स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। बूम! एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन के साथ उसकी बॉडी गोस्ट की स्पीड में डिसअपियर हुई और अगले ही सेकंड वो सीधा लिंजो के सामने खड़ा था। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि किसी को रिएक्ट करने का चांस ही नहीं मिला। उसने कोल्ड वॉइस में कहा कि अगर तुम्हें अपनी टीम को जवाब देना नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ। उसके लिप्स पर एक क्रूअल स्माइल उभर आई। उसने अपनी पाम उठाई। उस पाम पर वाइट जेड जैसी लाइट चमक रही थी और स्किन के नीचे वाइट बोन्स की आउटलाइन तक क्लियरली नजर आ रही थी। ये बोन सेक्ट की टेरिफाइंग इनहेरिटेंस का इफेक्ट था। अगले ही सेकंड उसकी पाम हवा को चीरते हुए सीधा लिंजो की चेस्ट की तरफ आई। अटैक इतना पावरफुल था कि उसके आसपास की हवा ब्लास्ट होकर बिखर गई। लिंजो का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने बिना डिले अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट की और अपनी फिस्ट से उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश की। बूम! पाम और फिस्ट टकराते ही एक वायलेंट शॉकवेव निकली। पूरे डेजर्ट की रेत आसमान में उड़ गई। लेकिन रिजल्ट पहले से ही डिसाइड था। लिंजो की बॉडी अनकंट्रोलेबली पीछे उड़ गई। उसके पैर रेत को चीरते हुए लगभग 100 मीटर तक घिसते चले गए। उसके मुंह से ब्लड निकल आया और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। ये देखकर डेजोलेशन स्पिरिचुअल एकेडमी के बाकी मेंबर्स और बर्दाश्त नहीं कर पाए। सब एक साथ जोया की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उन्होंने गलत एनिमी चुन लिया था। जोया ने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी बॉडी गोस्ट की तरह फ्लैश हुई और अगले ही सेकंड बूम 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 4 लाउड एक्सप्लोजन्स एक साथ गुंजे। वो चारों कल्टिवेटर्स हवा में उछलकर पीछे जा गिरे। उनकी चेस्ट के कपड़े फट चुके थे और हर एक के सीने पर एक गहरा ब्लडी पाम प्रिंट बना हुआ था। सिर्फ एक मूव, सिर्फ एक अटैक और 4 एक्सपर्ट्स बैटल से ऑलमोस्ट बाहर हो गए। ये देखकर लिंजो का दिल डूब गया। उसने मुश्किल से खुद को खड़ा किया, लेकिन उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ हेल्पलेसनेस थी। जोया धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा, जैसे कोई शिकारी इंजर्ड शिकार की तरफ बढ़ता है। उसने फिर वही सवाल पूछा, अब बताओ, रैंकिंग पॉइंट्स दोगे या और दर्द सहना है? लिंजो ने दांत खींचकर गुस्से में कहा कि हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के लोग 3 दिन से उनका पीछा कर रहे हैं। क्या इतना टॉर्चर करना जरूरी था? ये सुनकर जोया हंस पड़ा। उसने कहा कि ये टूर्नामेंट है, यहाँ सिर्फ एक ही रूल चलता है, स्ट्रेंथ। जिसके पास पावर है उसके पास अथॉरिटी है, और जिसके पास अथॉरिटी है वही रूल बनाता है। उसने और भी इंसल्टिंग टोन में कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई पावरफुल क्लैन, रॉयल बैकग्राउंड या कोई हैवी वेट सपोर्टर होता तो शायद हम एक बार सोचते, लेकिन तुम्हारे पास है ही क्या? तुम सिर्फ वीक हो, और वीक लोगों का सिर्फ एक ही काम होता है, स्ट्रांग लोगों के लिए सैक्रिफाइस बनना। उसकी आंखों में सिर्फ कंटेम्प्ट था। उसके हिसाब से लिंजो जैसी टीम की कोई वैल्यू नहीं थी, और वैसे भी उसका कैप्टन लू तियान पॉइंट रैंकिंग के नंबर 1 जी-स्वान का एलाई था। पूरे सेंट्रल रीजन में कौन उनके अगेंस्ट खड़ा होने की हिम्मत करेगा? ये वर्ड सुनकर लिंजो और उसके कंपेनियंस बिल्कुल चुप हो गए। उन्हें भी पता था, उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके फ्रेंड्स, उनके टेम्पररी एलाइज कोई भी हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के लेवल का नहीं था, और जो सच में लू तियान से स्ट्रांग थे, उन्हें लिंजो जैसे ऑर्डिनरी ग्रुप की परवाह ही क्यों होती? इसी रियलाइजेशन ने उनकी लास्ट होप भी तोड़ दी। जोया ने बोरिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा कि अब बकवास खत्म करते हैं। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। उसकी पाम लाइटनिंग की स्पीड से लिंजो की चेस्ट की तरफ बढ़ी। उस पाम में जमा स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी टेरिफाइंग थी कि प्रेशर से लिंजो की बॉडी बिल्कुल जम गई। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने समझ लिया था, यही एंड है। जोया के लिप्स पर क्रूअल स्माइल और गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा कि तुमने अपना लास्ट चांस खो दिया, अब रिजल्ट भुगतो। लिंजो ने आंखें बंद कर ली। उसने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसी पल बैटलफील्ड में एक फेमिलियर लाफ्टर गुंजा। एक आवाज जो ना बहुत पास थी ना बहुत दूर, लेकिन उस आवाज में इतना कॉन्फिडेंस था कि जोया की पाम हवा में ही रुक गई। लिंजो का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत आंखें खोली। दूर रेत के ऊपर कुछ लोग बिल्कुल आराम से चलकर आ रहे थे, जैसे उनके लिए ये टेरिफाइंग बैटलफील्ड कोई खतरा ही ना हो। उन ग्रुप के बीच एक यंग जीनियस सबसे आगे चल रहा था। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस स्माइल थी, उसकी आंखों में कोल्ड डिटर्मिनेशन चमक रहा था, और उसकी प्रेजेंस देखते ही लिंजो की आंखें शौक से पूरी खुल गई, क्योंकि वो और कोई नहीं, मू चेन था। और उसके बैटलफील्ड में कदम रखते ही जी-स्वान की अलायंस के खिलाफ शुरू होने वाला था ऑपरेशन टूथ एक्सट्रैक्शन का पहला शिकार। बाय बाय दोस्तों।